नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वीरू द्विवेदी एजुकेशन हब पर। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे, आपका परिवार पूर्ण रूप से खुशहाल, स्वस्थ और मस्त होगा डियर। आज हम बात करेंगे सामाजिक अध्ययन के टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जो कि आगे आने वाला यूपी टेट हो या सुपर टेट हो या कोई भी ऐसा प्रतियोगी परीक्षा आप देने जा रहे हैं जिसमें सामाजिक विषय यानी कि जीएस से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो सिर्फ उसी के लिए है। वीडियो को बिल्कुल शिद्दत से अंत तक वॉच कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। तो आइए बात करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है, भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासन काल में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी? तो जो ये भूमि की माप के आधार पर जो भू राजस्व का निर्धारण किया गया था डियर, ये किया गया था किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के। और अलाउद्दीन खिलजी ने ही क्या, बाजार कर नियंत्रण प्रणाली को भी लागू किया था। इसने कहा था कि कोई भी जो व्यापारी है वो कम तौल नहीं करेगा। अगर कोई व्यापारी घट तौली या कम तौली करता है तो उसके शरीर से मांस को उतना काट कर चढ़ा दिया जाएगा। ऐसा सख्ती के साथ बाजार प्रणाली कर को लागू करने वाला शासक था अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है डियर। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? उदाहरणों का प्रयोग, भाषा की सरलता, व्यक्तिगत पथ के प्रदर्शन या उपर्युक्त सभी? तो यहाँ जो विकल्प आदर्श पाठ्य योजना की विशेषता को प्रदर्शित कर रहा है डियर, ये तीनों ही प्रदर्शित कर रहे हैं। उदाहरणों का प्रयोग भी हम करेंगे, भाषा की सरलता और बोधगम्यता और प्रवाह उचित आरोह का अवरोह का भी ध्यान रखेंगे। और व्यक्तिगत जो पथ प्रदर्शन है, जो इंडिविजुअल जो पथ प्रदर्शन है व्यक्तिगत तरीके से जो हमें देना है, वो भी हम करेंगे। तो डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? क्या हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से? तो डियर जो डूरंड कप होता है ये फुटबॉल से संबंधित होता है। प्रश्न कई बार पूछा गया है। अगर पूछ ले कि डूरंड लाइन किसके बीच होती है, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच जो सीमा बॉर्डर साझा करता है उस लाइन को हम डूरंड लाइन कहते हैं। अगर डूरंड कप पूछे तो फुटबॉल। शिद्दत से नोट करते हुए चलिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त करता है? 6(1), 7(1) में, 8(1) में या 11(1) में? तो बता दें डियर, जो ये आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 है, यानी कि ये आरटीआई की बात कर रहा है। आरटीआई की बात कर रहा है, जो संविधान के आर्टिकल 19A में निहित है तो ये मौलिक अधिकार के संविधान में, लेकिन मैं बता दूं आर्टिकल में, लेकिन ये मूल अधिकार में नहीं आता डियर। ये आपका क्या, ये आपका एक कानूनी अधिकार है और इसे अक्टूबर 2005 में पास किया गया था। और जो इसके द्वारा आप जो सूचना प्राप्त करते हैं वो आर्टिकल 6A के तहत, धारा के तहत प्राप्त करते हैं, यानी कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है, निम्न में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम में नहीं किया गया? 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना बिल्कुल किया गया है। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा तथा डोनेशन पर प्रतिबंध बिल्कुल सही है। कक्षा में एडमिशन के लिए किसी भी प्रकार का डोनेशन नहीं लिया जाएगा। किसी भी प्रकार के रूल एंड रेगुलेशंस को लागू नहीं किया जाएगा। तीसरा कह रहा है, बच्चे को रोजगार की गारंटी लेना बिल्कुल यही गलत है डियर, क्योंकि बच्चे को रोजगार की गारंटी की कोई गारंटी नहीं कि बच्चा क्या रोजगार से ओतप्रोत हो जाए, ये बात नहीं करता। हमारी जो मूलभूत जो शिक्षा है, यानी कि जो बेसिक शिक्षा है, जिस 6 से 14 वर्ष तक की जो मूलभूत शिक्षाएं हैं, उसको सरकार ने जो है फ्री एजुकेशन कंपलसरी के नाम से भी जारी किया है। तो इसका सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बिल्कुल शिद्दत से नोट करते हुए एक एक पॉइंट को चलिएगा। संसद का सदस्य न होते हुए भी निम्न में से कौन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है? महालेखा परीक्षक, महान्यायवादी, मुख्य चुनाव आयुक्त या सॉलिसिटर जनरल? तो संसद का तो सदस्य नहीं होता कौन? महान्यायवादी।
लेकिन संसद की कार्रवाई में क्या भाग ले सकता है डियर। अब महान्यायवादी की बात आई है तो बता दें के वेणुगोपाल जी इस समय वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं और इनका जो वर्णन है वो आर्टिकल 78 में किया गया है। अगर महालेखा परीक्षक की बात पूछी जाए तो आर्टिकल 148 में इनका पद उल्लेखित किया है, जो एक प्रकार क्या सरकारी रुपयों का क्या चौकीदार कहलाता है। इसे आप सीधे मोटे हीटिंग से समझ लीजिए कि सरकारी जो धन होता है डियर उसका ये एक प्रकार का चौकीदार होता है, यानी कि आय व्यय का पूरा विवरण यही इकट्ठा करता है। और महालेखा परीक्षक वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। अगर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जाए तो इस समय मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो सुशील चंद्रा जी हैं और जो चुनाव आयुक्त का अभिलेख है वो आर्टिकल 324 यानी कि 324 में निहित है। और जो चुनाव आयुक्त के सदस्यीय टीम होती है इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 सह चुनाव आयुक्त होते हैं। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो वर्तमान में सुशील चंद्रा जी हैं और जो 2 सह चुनाव आयुक्त हैं उनमें एक हैं डॉक्टर अनूप चंद्र पांडे और डॉक्टर राजीव कुमार, 2 लोग ये भी हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत की संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्द को सम्मिलित किया गया। 42वां संशोधन, 52वां संशोधन, 46वां या 43वां। तो पहली बात तो बता दें भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक बार संशोधन किया गया है और वो 42वां संविधान संशोधन है जो हुआ था 1976 में। और इसी संविधान संशोधन को हम कभी कभी लघु संविधान की भी संज्ञा देते हैं और प्रस्तावना को भारतीय संविधान में क्या आत्मा और कुंजी भी कहा जाता है। तो इतनी चीजें नोट करते हुए चलिएगा बिल्कुल शिद्दत से। पहली बार आए हैं, अगर समझाने का तरीका अच्छा लगे तो ही सब्सक्राइब कीजिएगा वरना ना कीजिएगा। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संसद का जो संविधान की जो मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। गोलकनाथ केस में, केशवानंद भारती केस में, मिनर्वा मिल्स केस में या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो ये फैसला दिया था कि जो संसद है वो संविधान के जो प्रस्तावना या मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। ये जो निर्णय आया था ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य सरकार द्वारा आया था और 1973 का ये मामला है। केरल राज्य सरकार बनाम केशवानंद भारती ये केस हुआ था। तो इसमें ढांचे में जो संविधान की है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत की किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 370, 352, 356, 360। तो बता दें अगर राष्ट्रपति शासन भारत के किसी भी राज्य में लागू करना है तो वो सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 356 से ही आप लागू कर सकते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। 360 ये वित्तीय आपात की घोषणा करता है ये, और 352 ये बाह्य युद्ध की बाह्य आक्रमण की जो है वो भी एक प्रकार का राष्ट्रीय आपात है। और आर्टिकल 370 आपको पता है जम्मू कश्मीर में लगा हुआ था, लेकिन अभी पिछले वर्ष में इसे भारत देश के गृह मंत्री होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने राज्यसभा और लोकसभा से बिल्कुल पारित करके संविधान में 370 और 35 की धाराओं को बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब जो है जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरीज है। जम्मू कश्मीर को जो है लद्दाख और जम्मू 2 यूनियन टेरिटरीज में निर्धारित कर दिया गया है। उन्हें कोई भी विशेष अधिकार अब उन राज्यों को प्राप्त नहीं है डियर। आइए चलते हैं अब अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ। 1966, 76, 86 या 96। तो बता दें डियर अगर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की बात पूछी जाए तो ये 1986 में पारित हुआ था। सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान विषय की विषय वस्तु के शिक्षण में बालक की अवधारणा आत्मक समझ विकसित हो जाए तो बालक में कौन सा परिलक्षित नहीं होगा। सामाजिक मुद्दों पर स्वतंत्र रूप में सोचने का विकास बिल्कुल होगा। सामाजिक मुद्दों की आलोचनात्मक समीक्षा करने की क्षमता का विकास बिल्कुल होगा। लेकिन ये लिखा है तीसरे ऑप्शन में रटने की क्षमता का विकास। हमें रटना नहीं है, हमें बालक को रटंत प्रणाली से जोड़ना नहीं है, क्योंकि जो हमारा NCF है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005 वो रटने पर बल नहीं देता, वो करके सीखने पर, प्रत्यक्ष ज्ञान पर बल देता है डियर। तो सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है भारत में जल संग्रहण से संबंधित नीरू मीरू कार्यक्रम किस प्रदेश में चलाया जाता है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड या मणिपुर।
तो जो ये नीरू मीरू कार्यक्रम की योजना है जल संग्रहण की, ये आंध्र प्रदेश राज्य की योजना है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। आंध्र प्रदेश की बात आई है तो इस समय वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है वो वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी जी हैं। और बता दें डियर, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है, जो कि 1953 में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया था। और मैं आपको बता दूं, आंध्र प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था को भी लागू किया था। अगर पहली बात पूछी जाए तो पंचायती राज को पहला लागू करने वाला जो राज्य है वो राजस्थान का नागौर जिला था, यानी कि राजस्थान था। और दूसरा आंध्र प्रदेश है डियर। इतनी चीजें इस प्रश्न से। आइए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वह देश जहां पर 100% जनसंख्या नगरों में वास करती है, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यूजीलैंड या सिंगापुर। तो जो 100% जनसंख्या नगरों में निवास करती है वो सिंगापुर में करती है। और सिंगापुर की जो राजधानी है वो सिंगापुर सिटी है डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसूनी हवाएं किस दिशा की ओर चलती हैं? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या दक्षिण पश्चिम से उत्तर पश्चिम, या उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम। तो भारत में जो ग्रीष्मकालीन मानसून हवाएं हैं डियर वो दक्षिण पश्चिम से क्या उत्तर पश्चिम की ओर चलती हैं, यानी कि सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। कहां पड़ेगी? जब दिन और रात बराबर होगा तो सूर्य की किरणें कहां सीधी पड़ेंगी? क्या उत्तरी ध्रुव पर, भूमध्य रेखा पर, दक्षिणी ध्रुव पर, या कर्क रेखा पर? तो जब दिन और रात बराबर होता है तो सूर्य की जो किरणें हैं डियर वो पड़ेंगी कहां? भूमध्य रेखा पर। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। भूमध्य रेखा पर एकदम सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा को हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, इसे हम 0 डिग्री अक्षांश के नाम से भी जानते हैं डियर, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक का उद्देश्य होना चाहिए सामाजिक समरसता का विकास करना, सामाजिक व्यवस्था का नवनिर्माण करना, सामाजिक समस्याओं का समाधान ढूंढना, या उपर्युक्त सभी। तो सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों के ये तीनों ही कार्य हैं और डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है, नोट कर लीजिएगा। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। कक्षा में सामाजिक रूप से अपेक्षित वर्गों के प्रोत्साहन के लिए आप क्या करेंगे? सामाजिक कुरीतियों पर कटाक्ष करेंगे, अंधविश्वास की उपेक्षा करेंगे, समाज के रीति रिवाजों का विश्लेषण करेंगे, या समाज की बुराइयों को कम करने एवं अच्छाइयों को प्रोत्साहित करने को कहेंगे? तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन यही काम हम करेंगे कि समाज की जो बुराइयां हैं उनको कम करने और अच्छाइयों को क्या प्रोत्साहित करने की हम बात करेंगे। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की। सामाजिक विज्ञान के अध्यापकों को छात्रों को देना चाहिए सामाजिक समस्याओं का ज्ञान, सामाजिक कुरीतियों के निदान का ज्ञान, नए सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों का ज्ञान, या संस्कारी व्यवस्था समाज के निर्माण हेतु उपर्युक्त सभी प्रकार का ज्ञान। तो हम जो समाज के निर्माण हेतु क्या उपर्युक्त सभी प्रकार के ज्ञानों को देंगे बालक को। डी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। ये चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ स्थलीय भाग क्या कहलाएगा? तट, द्वीपीय, प्रायद्वीपीय, या डेल्टा। तो तीन ओर से जो समुद्र से घिरा होगा जिसे उसे हम प्रायः द्वीप कहते हैं, और जो चार ओर से घिरा होगा चारों ओर से उसे हम द्वीप कह देते हैं डियर। अस्पृश्यता का अंत भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 16, 17, 18 या 14? तो बता दें डियर, जो छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत है वो आर्टिकल 17 में निहित है। बी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अगर आर्टिकल 16 में पूछ ले तो ये क्या, ये जो है डियर सेवा योजन, यानी कि समान जो है एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोक सेवा योजन में क्या समान अवसर की समानता की बात करता है। आर्टिकल 18 ये उपाधियों के अंत की बात करता है डियर, और जो आर्टिकल 14 है ये विधि के समक्ष समता की बात करता है। यानी कि चारों ऑप्शन क्लियर हुए होंगे। आइए चलते हैं आज के अगले और अंतिम प्रश्न की ओर। संसद में प्रश्नकाल के समय किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं? अतारांकित, तारांकित, या ए और बी दोनों, या ये सभी? तो संसद का जब प्रश्नकाल चलता है डियर तो आप तारांकित, अतारांकित दोनों ही प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका उत्तर आप सदन में जो सदस्य होते हैं वो मौखिक ही चाहते हैं। अतारांकित वो होते हैं जिनका लिखित होता है। और मैं बता दूं, जो प्रश्नकाल का समय होता है, ये जो प्रोसेस है डियर, प्रश्नकाल के ठीक बाद जो 12 से 1 का काल होता है उसे हम शून्यकाल कहते हैं। यानी कि 11 से 12 का काल जो है प्रश्नकाल है। और भारत में जो संसद में शून्यकाल की व्यवस्था लागू की गई है ये अपने देश भारत की ही देन है। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। ये थे टॉप 13 महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि सामाजिक अध्ययन से रिलेट करते थे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आया है तो ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा, वरना ना कीजिएगा डियर। मिलेंगे बहुत जल्द फिर आपसे एक वीडियो के साथ। तब तक इजाज़त दीजिए डियर।
जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।